जय भीम दोस्तों, क्या तमिलनाडु हिंदुत्व की आपदा को रोकेगा? ये सवाल मैं ऐसे वक्त में कर रहा हूँ जब एक दृश्य, एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है तमिलनाडु का, जहाँ पर एक सड़क परियोजना के उद्घाटन के लिए पहुँचे सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार ने उस परियोजना के इंजीनियर को डांटते हुए वहाँ पहुँचे उस पुजारी की तरफ इशारा करके कहा कि ये किस अधिकार से और किसके बुलावे पर यहाँ पहुँचा है, क्योंकि सेंथिल कुमार को सख्त ऐतराज़ था कि किसी सड़क के उद्घाटन के अवसर पर किसी पुरोहित को आमंत्रित किया जाए, और इसीलिए उन्होंने उस पुजारी को वहाँ से जाने का निर्देश देते हुए उस इंजीनियर को कहा कि क्या ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए और साथ ही साथ नास्तिकों के भी प्रतिनिधि को बुलाया जाए, तभी ये उद्घाटन पूरा हो सकता है, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि तमिलनाडु आज संविधान और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय, इनकी लड़ाई लड़ने में सबसे आगे दिखाई पड़ रहा है। आपको याद होगा कि यही स्टालिन साहब हैं जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने नीट में ओबीसी के आरक्षण को लेकर के सबसे मजबूती से लड़ाई लड़ी थी, और उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूर हुए थे नीट में ओबीसी आरक्षण के लिए। पिछले दिनों एक और वीडियो वायरल हुआ था ए राजा का, जो उन्होंने स्टालिन की ही मौजूदगी में मोदी सरकार को चेताते हुए कहा था कि अगर मोदी सरकार नहीं ठीक से व्यवहार करती है तमिलनाडु के साथ तो वे पेरियार के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर होंगे। जी हाँ, पेरियार का रास्ता, क्योंकि पेरियार साहब को हम लोग याद करते हैं एक ऐसे सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में जिसने तमिलनाडु में 3% ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी। वे पेरियार रामास्वामी जो धनगर पाल समाज से आते हैं, जो 1919 में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते हैं, 1920 में गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होते हैं, और कांग्रेस ने उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए 1922 में उन्हें मद्रास प्रांत का अध्यक्ष ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें उस पूरे मद्रास प्रांत की नेतृत्व की और वहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन पेरियार साहब को सख्त ऐतराज़ था कांग्रेस की उस तरह की नीतियों की जिसमें वो ब्राह्मणों के, जिसमें वहाँ के पुरोहितों के वर्चस्व को वो स्वीकार करके चल रहे थे। पेरियार ने एक मुद्दा उठाया जहाँ वहाँ के गुरुकुलों में जिस तरह से गैर ब्राह्मण बच्चों के साथ भेदभाव होता था, उनके साथ भोजन करने की मनाही थी। ऐसे में ये सवाल उन्होंने कांग्रेस पार्टी के समक्ष रखा, इसको इनकार कर दिया गया। 1925 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसमें उन्होंने मद्रास में गैर ब्राह्मणों को ज़्यादा महत्ता देने और उनको बराबरी के साथ व्यवहार करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को भी कांग्रेस ने खारिज कर दिया, और उसके बाद पेरियार जिस तरह के तर्कशील और चिंतनशील थे, जिस तरह की आक्रामक राजनीति को और आक्रामक सामाजिक और समता को और न्याय को पसंद करते थे, वो कांग्रेस को तिलांजलि देते हैं और आगे चल करके वो जस्टिस पार्टी के साथ जुड़ते हैं 1938 में। 1940 में द्रविड़ कड़गम की स्थापना करते हैं, उस पूरे द्रविड़ नाडु की मुहिम के साथ, जहां वो ब्राह्मणों के वर्चस्व को और हिंदुओं के वर्चस्व को, हिंदू में कोट एंड कोट कह रहा हूँ, कांग्रेस के लिए हिंदू का मतलब था सवर्ण वर्चस्व, राजाओं का वर्चस्व, पुरोहितों का वर्चस्व, उसको चुनौती देते हुए वो अलग द्रविड़ नाडु की मांग करते हैं। लेकिन आगे चल करके अन्नादुराई उनसे अलग होते हैं और तमिलनाडु भी भारत का अभिन्न हिस्सा होता है। लेकिन आज अगर पेरियार की उस जमीन पर अगर उस हिंदुत्व की आपदा को रोकने की कोशिश हो रही है, सामाजिक न्याय के लिए स्टालिन से लेकर के वहाँ के जो भी सांसद, विधायक, मंत्री हैं, वो जिस तरह से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है और गौरतलब है। और इसीलिए मैं ये सवाल छोड़ रहा हूँ कि क्या तमिलनाडु हिंदुत्व की आपदा को रोकेगा? संघ का जो पूरा परचम है 1925 में संभवतः, जिसकी लोग कह रहे हैं कि वो इस संविधान को, बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान को हटा करके
एक हिंदू राष्ट्र के संविधान को स्थापित करने की कोशिश करेंगे, ऐसे में तमिलनाडु का यूँ खड़े हो जाना, पेरियार के उस पूरे आंदोलन को याद करके और पुरोहितों के वर्चस्व को सीधे चुनौती देना, ये उस हिंदुत्व के और हिंदू राष्ट्र के संघ के एजेंडे को सीधे तौर पर चुनौती देना है। धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बड़ा बहुमत मिलता है नरेंद्र मोदी को, उन्होंने दिल्ली की उस सरजमी से सीधे तौर पर ऐलान किया था कि इस चुनाव में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर दे। लेकिन धर्मनिरपेक्षता भारत में सर्वधर्म समभाव को प्रदर्शित करती है कि अगर वहाँ पुरोहित आएगा किसी परियोजना के उद्घाटन के लिए, तो वहाँ पर मुस्लिम प्रतिनिधि भी आएगा, ईसाई प्रतिनिधि भी आएगा, पारसी प्रतिनिधि भी आएगा और नास्तिकों का भी प्रतिनिधि आएगा। तभी उस उद्घाटन में किसी एक धर्म के प्रतिनिधि को जगह मिल सकती है, अन्यथा नहीं, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्षता है और भारत का संविधान वैज्ञानिक चेतना की बात करता है। और उसी चेतना के बलबूते पे जो पेरियार का द्रविड़ या तमिलनाडु है, आज विकसित राज्यों में शामिल है। वहाँ पर शिक्षा, औद्योगिकृत समाज, वैज्ञानिक चेतना और बहुजनों की बढ़ती जो प्रतिभा है और उसकी सहभागिता है, उसने समूचे भारत के राज्यों में तमिलनाडु को अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया है। लेकिन जिन राज्यों में, जिसे हम हिंदी पट्टी कहते हैं, जिसको लोग मजाक में गोबर पट्टी भी कहते हैं, उन राज्यों की दुर्दशा क्यों है? क्योंकि यहीं पर गाय, गोमूत्र, गोबर ये सारे प्रपंच चलते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक चेतना को जैसे डंडा दिखाया जाता है, उसे ललकारा जाता है। लेकिन दक्षिण भारत के राज्य इस बात को समझते हैं कि अगर उन्हें विकसित राज्यों में शामिल होना है, समता, न्याय और बंधुत्व को स्थापित करना है, तो भारत के संविधान की आत्मा को, उसके धर्मनिरपेक्षता को, उसके समाजवादी मूल्यों को, सामाजिक न्याय को और वैज्ञानिक चेतना को सर्वोपरि रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत शुक्रिया।